नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। दोनों ही पार्टी की लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो चौंकाने वाले हैं। अब दोनों पार्टी जीत के दावे ठोक रही हैं। मध्य प्रदेश में एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। चारों ही सीटें यहां के जनप्रतिनिधियों के निधन से खाली हुई हैं। ऐसे में सांत्वना लहर के अलावा और भी कई फैक्टर हैं जो इन सीटों पर अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल कर दिए हैं। चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन बचे हैं। कांग्रेस ने गांव-गांव तक जाकर प्रत्येक बूथ जीतने की राजनीति बना ली है, तो इधर बीजेपी अपनी परंपरागत सीट गंवाना नहीं चाहती। इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह संसदीय क्षेत्र में 60 से ज्यादा सभाएं कर चुनाव प्रचार करेंगे। 60 से ज्यादा सभाओं में शिवराज के अलावा बीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रत्येक विधानसभा में कम से कम 7 बार दौरा कर आम सभा करेंगे। गुरुवार को नामांकन सभा में मुख्यमंत्री ने कहा था कि कांग्रेस डूबता जहाज है जिस पर कोई भी सवार नहीं होना चाहता। हालांकि कांग्रेस ने खंडवा से प्रत्याशी उतारकर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। इसके अलावा कांग्रेस दमोह मॉडल और मेरा बूथ मेरा स्वाभिमान के साथ महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना महामारी जैसे मुद्दे लाकर वोटर्स को अपने कब्जे में लाना चाहती है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बीजेपी कांग्रेस को कमजोर समझ रही है। और दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से जिन लोगों को लग रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगा और उन्हें टिकट नहीं मिल पाया है, तो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी और क्या वो नुकसानदायक साबित होगी। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको कुछ सुनवाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री चुनावी जीवी मुख्यमंत्री हैं। वो रात दिन चुनावी मोड में रहते हैं। मध्य प्रदेश की जनता इस समय जो महंगाई की मार है या बेरोजगारी की मार है, महिला अत्याचार की बात हो, किसानों की जो परेशानियां हैं, डीजल पेट्रोल के जो वेट है मध्य प्रदेश में, देश के चुनिंदा कुछ राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक है। उस पर तो गंभीरता से कोई काम नहीं करना, लेकिन चुनाव में जुमले गढ़ने के लिए अब चुनावी मौसम आ चुका है, तो वो 7 सभाएं करें या 60 सभाएं करें, वो उनका चुनावी जीविका एक चरित्र है। इसके इतर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभूतपूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की जनता की दर्द को समझते हैं। वो निश्चित ही मध्य प्रदेश के इस उपचुनाव में अपनी भागीदारी 12 तारीख से खंडवा से शुरू कर रहे हैं और निरंतर चारों चुनावी क्षेत्रों में उनका दौरा कार्यक्रम बन रहा है। और वहाँ पर जनता के बीच जो जनता की मांग है, कमलनाथ सरकार ने जो 15 महीने में जो काम करा था उसको वो याद कर रहे हैं। तो निश्चित ही मध्य प्रदेश की जनता इन चुनावों में कमलनाथ जी के उस विकास मॉडल पे अपनी मोहर लगाएगी और ये चुनावी जीवी जो ठग हैं, ये चुनाव में फिर से नए वादे गढ़ने के लिए, जुमले गढ़ने के लिए जनता के बीच जाएंगे। इसका कोई चुनावों पर प्रभाव पड़ने तो चुनाव है और स्वाभाविक है कि आरोप प्रत्यारोप लगातार चलेंगे जब तक चुनाव नहीं निपट जाता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि किसकी तैयारी कितनी मजबूत है, उसी को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा है, प्रवक्ता कांग्रेस से, विकास बोंद्रिया, संयोजक व्यावसायिक सेल बीजेपी से, रविराज बघेल अध्यक्ष जय से है, जय आदिवासी युवा शक्ति से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मेरा सवाल विकास जी आपसे है। तमाम दावे बीजेपी कर रही है, बीजेपी पर आरोप प्रत्यारोप भी तमाम लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने रणनीति तैयार की है, वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि जिन प्रत्याशियों पर पहले कांग्रेस सोच रही थी कि दांव लगाएं, उनको आपने अपने साथ मिलाया। उसके बाद अब उनको ही लेकर आप मैदान में जा रहे हैं। जो पहले उम्मीद लगाए बैठे होंगे, जो पिछले जो पुराने बीजेपी वाले उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि उनको शायद यहां से टिकट मिल सकता था, उनके अरमानों पर तो आपने पानी फेर दिया। अब इस तरह की रणनीति से क्या लगता है आपको, क्या बीजेपी चुनावों में जीत पाएगी, कार्यकर्ताओं को अपने साध पाएगी? देखिए, ये जो आपका सवाल है ये हमारे लिए तो बहुत पुराना है। आपको हम लोग कई बार जवाब दे चुके हैं और बहुत अच्छा इसका उदाहरण भी दिखा चुके हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं, पिछले नए पिछले उपचुनाव में आप इसी को दोषी ठहरा रहे थे, इन्हीं बातों को लेकर। जी, पिछले उपचुनाव में यही हुआ था।
आप अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे थे, आप ही के पार्टी के नेता, कि उनकी वजह से ही हम चुनाव हार गए। नहीं नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो सत्ता है वो हमेशा मन से तैयार रहता है संगठन की मजबूती के लिए और जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि, अच्छी सरकार चाहिए, उसके लिए हम लोग हमेशा से कटिबद्ध हैं। जी जी विकास जी, चलिए दरअसल तकनीकी खराबी की वजह से विकास जी से संपर्क नहीं हो पाया है, हम पुनः जुड़ेंगे। मैं टीम से कहूंगा कि जल्द से जल्द विकास जी को जोड़ें। हमारे साथ जितेंद्र जी भी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र जी, किस तरह से कांग्रेस की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस को लेकर आज बीजेपी के जो प्रभारी हैं, मीडिया प्रभारी लोकेन पाराशर, उन्होंने तमाम बातें कही हैं। उन्होंने मेरे पास लिस्ट है, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक कमलनाथ लापता, दिग्विजय जाने से वोट कट जाते हैं, सुरेश पचौरी घर पर बैठे हैं, अरुण यादव रणछोड़ दास, अजय सिंह अपमान का बदला लेंगे, सज्जन वर्मा जुबान बेलगाम है, जीतू पटवारी पार्टी जाए तेल लेने, मुकेश नायक पहले से फूफा बने हैं, गोविंद सिंह दिग्गी की शपथ पूरी करेंगे। देखिए अवस्थी जी, कांग्रेस अपनी तैयारी लगातार करती रही इन चुनावों के मद्देनज़र। आपने देखा होगा कि जो दमोह चुनाव हुआ उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का यही कहना था कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन उसका परिणाम दमोह की जनता ने जो दिया है वो भारतीय जनता पार्टी आज तक उसको पचा नहीं पा रही है। कारण ये होगा कि जब आप अपने ईमानदार कार्यकर्ता, जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है, उसको जब आप चुनाव लड़ाने की बारी आती है, जब आप बाहर के उम्मीदवार ले आते हो, ये भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा काम है जिसे उनका कार्यकर्ता पचा नहीं पा रहा है। उसका परिणाम आपने दमोह देखा। हमारी तैयारी का जहाँ तक सवाल है, आपने देखा कि हम लगातार कांग्रेस के संगठन को मजबूत कर रहे थे। हमारा नेतृत्व सारे लोगों को साथ लेकर के चुनाव में जाने की बात कर रहा था, और जो आम चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार औंधे मुंह गिरी और कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके पीछे हमारे कार्यकर्ताओं की मेहनत थी, हमारी रणनीति थी जो लगातार काम कर रही थी ग्रामीण क्षेत्रों में। इसके बाद दमोह चुनाव आया। उस दमोह चुनाव में भी आपने देखा कि कैसे हमारी रणनीति ने काम किया, हमें जनता का सहयोग मिला, जनता का समर्थन मिला और हम चुनाव जीते। अब आने वाले समय में जो 4 चुनाव होना है उसमें भी आप देखिए कि हमने सबसे पहले सर्वे कराया, हमने सबसे पहले प्रभारी की घोषणा की, हमने सबसे पहले पर्यवेक्षक भेजे और प्रत्याशी भी सबसे पहले हमने जारी करी सूची। कारण ये था कि हमारे पास बहुत दिन से जमीनी लेवल पर काम हो रहा था। हम बूथ, सेक्टर, मंडलम सारी तैयारी कर चुके थे और हमारा कार्यकर्ता प्रशिक्षण ले रहा था जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठापटक मची हुई थी। आप ये बताइए कि जो कार्यकर्ता समर्पित होता है किसी भी राजनीतिक दल का, उसका हक बनता है टिकट का, लेकिन आप उसने उसको टिकट नहीं दिया। आप जब भी चुनाव लड़ने जाते हैं, जब भी आप ये सोचते हैं कि दूसरे दल से वो उम्मीदवार आ जाए, तो मेरा कहने का मतलब है कि और यदि आपके पास में कोई उम्मीदवार आया है तो निश्चित तौर पर हमारी नज़र में, हमारे सर्वे में वो फिट नहीं हो रहा है। बात सुलोचना जी की कीजिए, सुलोचना जी का नाम सर्वे में नहीं आया था, हमने कहा टिकट नहीं मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि शिवराज सिंह चौहान लगातार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे थे, अवस्थी जी आपने देखा, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? सरकार में लौट नहीं पाए, वो सरकार उनकी चली गई। कारण ये है कि एक तो कार्यकर्ता क्षेत्र में जाने से डर रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। अवस्थी जी, महंगाई को लेके क्या जवाब देगा, बेरोजगारी को लेके क्या जवाब देगा? इस तरह से डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और घरेलू सामान जो महंगा हुआ है उसको लेके भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता क्षेत्र में जाने से डर रहा है। कोरोना के काल आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी का विधायक अपने क्षेत्र में नहीं जा पाया, क्योंकि कोरोना में सरकार मदद क्या कर पा रही थी? ऑक्सीजन था नहीं, रेमडेसिविर था नहीं, वैक्सीन की कोई गुंजाइश नहीं थी। उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी कम, कहने को कुछ भी कहें, अभी लोकेन जी का आपने एक ट्वीट बताया। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा नेता है जो जनाधार वाला अपने आप को कह सके? सारे के सारे लोग कांग्रेस के लोगों पे, सपा के लोगों पे भरोसा करके चुनाव लड़ रहे। आपका अपना कैडर कहाँ है? आप तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनते थे, आपके पास उम्मीदवार नहीं लड़ाने के लिए। तो कहीं ना कहीं मन समझाने की ये बातें हैं। हकीकत में भारतीय जनता पार्टी समझ रही कि हमारी हालत पतली है इन चुनावों में। लेकिन टिकट ना देने को लेकर, जैसा कि आपने बीजेपी पर आरोप लगाया,
जोबट से कलावत भूरिया के जो भतीजे हैं दीपक, उन्होंने निर्दलीय भर दिया है नामांकन, और उसकी वजह यह है कि वो टिकट चाहते थे और उन्हें टिकट नहीं दिया गया। देखिए, मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि सर्वे हमारा आधार होगा टिकट देने का। जब सर्वे में आपका नाम नहीं आ रहा, जो हमने जनता से संपर्क कायम किया, मैंने आपको बताया कि हमारी बूथ कमेटी तक काम कर रही है, मंडलम सेक्टर सारे लोग जनता के बीच में जाकर के सर्वे कर रहे हैं। हमारी सर्वे की एक टीम अलग कर रही है काम, जहां पर जिसका नाम आएगा वो हमारा टिकट फाइनल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए कलावती भूरिया के भतीजे का नाम नहीं आया तो टिकट पार्टी की ओर से उसे नहीं मिलेगा। रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या चलता रहा आपने देखा, आपके चैनल ने दिखाया। कहाँ अर्चना चिट्टी से लेके और नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे का भी नाम चल रहा था, बीच में कृष्ण मुरारी मोगे आ जाते थे, कहीं कैलाश विजयवर्गीय का नाम आ जाता था। लेकिन क्यों टिकट नहीं दे पाए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर बार देख रही थी और हर बार उसको सीट निकालने का गणित समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने इस बार ओबीसी के एक उम्मीदवार को टिकट दे दिया। कहीं अरुण यादव जी का नाम लेकर के बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने जो उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, सोच समझ के उतारे हैं, और इन चुनावों में कांग्रेस को विजयश्री मिलने जा रही है, जैसे दमोह में भी हुआ था। दमोह में भी भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कमलनाथ जी का पता नहीं है, दिग्विजय सिंह जी की बात कोई नहीं मानता, लेकिन आपने देखा जिस सूझबूझ के साथ रणनीति बनी और सारे नेताओं ने एकजुट होकर के प्रचार किया, उसका परिणाम आपके सामने। आने वाले समय में फिर ये भारतीय जनता पार्टी को हम दिखाएंगे कि किस तरीके से हमारी रणनीति थी, किस तरीके से हमारे नेतृत्व के साथ सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। चलिए, रविराज बघेल जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रविराज, आदिवासियों को लेकर के दोनों पार्टियों ने जबरदस्त राजनीति की। अभी कुछ समय पहले से लगातार ये मुद्दा गरमाया था कि मध्य प्रदेश में आदिवासियों का सच्चा हितैषी कौन है। जयस को लेकर के अगर बात करें तो जयस का रुख किस तरफ रहने वाला है, या फिर जयस कुछ और हटकर करने वाली है? क्योंकि निश्चित ही जो जयस है, आज आदिवासी वोटर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से आदिवासी की आज समस्या है, तो निश्चित ये जयस किसी भी पार्टी विशेष नहीं जाके हुए जयस इंडिपेंडेंट हमारी आने वाला जो मिशन 2018 और 2023 में हम लोग फोकस थे, हम उसी फोकस रहेंगे। क्योंकि आज तक आदिवासी समाज के जितने भी जल जंगल जमीन और जो बेसिक जो बुनियादी मुद्दे हैं, उन पर ना तो बीजेपी ने काम किया, ना ही कांग्रेस ने काम किया। तो हम निश्चित ही किसी भी पार्टी विशेष को जो समर्थन नहीं है, लेकिन यह है कि जो भी आदिवासी की समस्या, जो भी आदिवासी के मुद्दे की बात पर आज हमारे साथ खड़ा रहेगा, आदिवासी वर्ग के साथ जो भी खड़ा रहेगा, तो जयस उस पर विचार करेगा। जयस लेकिन रविराज जी, अभी इस वक्त तो दोनों ही पार्टियां आपके साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। बिल्कुल, आज आदिवासी जो उपचुनाव में आज आदिवासी मुद्दों का जो दोनों ही पार्टियां काम कर रही, लेकिन जो आज आजादी के 70 साल बीत चुके हैं, तब तक आदिवासियों के लिए जितने भी आदिवासियों के प्रावधान है, उस पर ना ही बीजेपी ने काम किया है, ना ही कांग्रेस ने काम किया। तो हम लोग किसी भी पार्टी विशेष में जाते, जयस एक स्वतंत्र है, अपनी विचारधारा की तरफ लड़ाई लड़ रहा है। रही बात चुनाव की, तो जयस इस उपचुनाव में आज रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है होने की वजह से आज हमारे कैंडिडेट नहीं उतारे, लेकिन आने वाले समय में 23 में हम लोग उसको करेंगे और हम इंडिपेंडेंट जाएंगे। लेकिन बीजेपी लगातार कहती रही है, लंबे समय से अभी सत्ता में है बीजेपी, कि आदिवासियों का जितना भला उन्होंने किया है कोई नहीं कर सकता। अगर बीजेपी ने अगर आदिवासियों की भलाई की बात करती तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या बीजेपी के प्रवक्ता भी बैठे, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से आदिवासियों के विकास की। एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कहते हैं कि जयस और भीम आर्मी जैसे संगठन, जो सामाजिक संगठन, उन्हें वो षड्यंत्रकारी संगठन कहते हैं। जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर मध्य प्रदेश में आए दिन आप आज खंडवा उपचुनाव है, वहां पर आज खंडवा लोकसभा क्षेत्र में ही आज हमारे आदिवासी भाइयों के घर तोड़ दिए जाते हैं, उनको मारा जाता है। खरगोन विधानसभा, खरगोन जिले में आज हमारे आदिवासी भाइयों को जेल में थाने में डालकर उनको पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। आज नेमावर की घटना आप भूले नहीं, हम हमारे आदिवासी बहनों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया है। तो ये इनकी सरकार में किस प्रकार से इन्होंने आदिवासियों का विकास किया, मैं पूछना चाहता हूँ। क्योंकि कहने का है कि आदिवासी विकास, क्योंकि आज आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में चुनाव है, उपचुनाव, तो वहां आदिवासी इनको याद आ रहे, अन्यथा आदिवासी पे आए दिन शोषण करते जा रही भारतीय जनता पार्टी ने। तो किस प्रकार से विकास किया?
एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री आदिवासी को षड्यंत्रकारी बोलते हैं, विदेशी फंडिंग वाले, तो उनको सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। और प्रवक्ता जी बैठे, मैं उनसे भी सवाल करता हूं कि आपकी पार्टी किस प्रकार से आदिवासियों का विकास कर रही है। क्या ऐसा विकास करिए कि जो आदिवासी भाइयों को पिकअप के पीछे बांध के घुस के मार दिया जा रहा है, आदिवासी बहनों को 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया जा रहा है, प्रदेश के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में आदिवासी भाई को मार दिया जा रहा, तो कैसा विकास कर रहे हैं? आज इतने सालों से 15 सालों से विगत भाजपा की सरकार है यहाँ पर मध्य प्रदेश में, तो पैसा कानून और 5वीं अनुसूची को लागू करने की बात आज तक इन्होंने क्यों नहीं की? तो कहीं न कहीं जयेश जैसे सामाजिक योद्धाओं की मेहनत है, जयेश जैसे निडर कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से कम आज आदिवासी मुद्दों की बात करें। अगर 15 साल से आदिवासी हितैषी होने की बात करते तो 15 साल पहले पैसा कानून को ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं किया? तो ये चलिए सवाल है हमारे। विकास जी जवाब दे दीजिए, साथ में जितेंद्र जी का भी जवाब दे दीजिए। देश के बारे में बातें कही जा रही हैं कि ये भ्रम फैलाने वाला, अराजकता फैलाने वाला संगठन, उसका कारण ही है। यहीं पे आप देख लीजिए इन्होंने कैसा अराजक वातावरण पैदा करने का प्रयास किया कि खरगोन में कोई घटना होती है जिसमें आदिवासी को अरे साहब, ये आदिवासी हो, अनुसूचित जनजाति का हो कोई व्यक्ति या कोई अन्य सामाजिक वर्ग का हो, इस बोध के साथ में आपका ये कहना कि इसको मारा जाना, कहाँ पे ऐसा घटना घटी था? किसी कारणवश उस सामाजिक सूचक मानते हुए वहां पे मारपीट की गई हो। अरे किसी के साथ मारपीट की गई व्यक्ति अलग हो सकता है, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं रहा कि उस जनजाति विशेष के वर्गित व्यक्ति को चिन्हित करते हुए उस जाति सामाजिक वर्ग का होने के नाते मारपीट की हो। अच्छा, मान लीजिए किसी के साथ हो भी गई मारपीट, गलत बात है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार का क्या उस वक्त में कर्तव्य होता था? क्या सरकार में पूरा नहीं किया गया? एक दिन के अंदर लोग पकड़े गए, लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, जेल हुई है और कोर्ट में केस चल रहे हैं और अनेक लोगों ने सजा भी प्राप्त की है। अब जहां तक आदिवासी कल्याण की बात आती है, मैं उसके लिए बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी अगर कहती है कि हमने किया है तो हमने किया है। देख लीजिए, खरगोन का केस देख लीजिए, जोबट देख लीजिए। देखिए, आदिवासी की जीविका वन क्षेत्र के ऊपर निर्भर होती है। वन उपज को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम सर्वप्रथम किसने किया? न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश में, वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकारें। बिल्कुल, शराब बनाने की छूट भी मध्य प्रदेश के मुखिया ने ही दी है। देखिए, वो तो अलग है कि परंपराओं के प्रति हर वर्ग की संस्कृति के प्रति हर वर्ग अपनी संस्कृति का निर्वहन कर सके, उसको संरक्षित कर सके, इसके हम समर्थक हैं और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप देखिएगा, आजीविका का मामला हो, दूसरी चीज आदिवासियों को सुविधा पहुंचाने का मामला हो, उनके घर तक बिजली पहुंचाने का मामला हो, उनके मजरे टोले तक सड़क बनाने का मामला हो, इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई आगे। उनकी आजीविका से जुड़ा हुआ था और उनके आवास से जुड़ा हुआ वन पट्टे का मामला, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसके ऊपर काम किया और लाखों लोग लाभान्वित हुए हैं। इसके बाद में आप देखिएगा, आदिवासी वर्ग के बच्चों की पढ़ाई लिखाई का मामला, उस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया कि उनको फ्री एजुकेशन हो। विदेश में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो उसके लिए सरकार ने स्कॉलरशिप दी है। अगर शहर में पढ़ने जा रहे हैं तो हॉस्टल के लिए भत्ता, हॉस्टल का किराया या अलग से कमरा लेके रहने की सुविधा के लिए भत्ता देने का हमने काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आदिवासी महिलाओं को पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए हैं। वहां पे आप देखिएगा, आदिवासी क्षेत्रों में आज चाइल्ड डेथ रेशो कमतर हुआ है। वो किसके कारण हुआ है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण हुआ है। अरे साहब, पानी पहुंचाना, आदिवासी गांवों में प्राथमिकता के आधार पे जल योजनाएं, नल जल योजनाओं के द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। वो काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि कल्याण के कार्य में गिनाता जाऊंगा तो लगातार वो फहरिस्त लंबी होती जाएगी, लेकिन जैश एक अराजक और भ्रम फैलाने वाला संगठन है
जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता रहा। आदरणीय, आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि जयेश शिक्षा के लिए काम कर रहा है, आदिवासियों के संविधान में दिए प्रावधानों के लिए अपनी जल जंगल जमीन और संवैधानिक अधिकारों की बात करता, तो आप किस प्रकार से अराजकता फैलाने वाले संगठन के थे? आपसे संपूर्ण आदिवासी समाज पूछता है किस प्रकार से जयेश में अराजकता है। अराजकता फैलाने वाले आपके पार्टी के लोग हैं। आज उत्तर प्रदेश में देख लो, आपके पार्टी के मंत्री के बेटे ने खुलेआम किसानों को गोलियों से भून गए, और आपकी पार्टी अराजकता फैला रहे हो। आप जयेश जैसे राष्ट्रवादी संगठन के आप उंगली उठाने वाले, आप पहले अपने घर में झांक कर देखिए। आज जयेश ने शिक्षा के लिए काम किया, आज स्वास्थ्य, बेरोजगारी, कुपोषण जैसी गंभीर मुद्दों के लिए जयेश आवाज उठा रहा है। आज जयेश हमारे कतार की आखिर पंक्ति में खड़े हर वर्ग की आवाज बनकर देख रहा है, और नए युवा जो पढ़े लिखे युवा अपनी बात संवैधानिक तरीके से करे, तो आपको ये अराजकता फैलाने वाले लग रहे हैं। आप जिस ढंग की बातें कर रहे हैं, खरगोन में कोई ऐसा वारदात हो जाती है, आपके पार्टी के नेता नेमावर में, आप ही के पार्टी के बीजेपी के पदाधिकारी, आरएसएस के पदाधिकारी नेमावर में हमारी आदिवासी 5 बहनों को मौत के घाट उतार के उसको 10 फीट गड्ढे में गाड़ दिया, और आप बोल रहे हैं हमें अराजकता फैलाने वाले। आपके पास सबूत है, अगर जयेश के पास विदेशी फंडिंग है तो आप सबूत पेश कीजिए। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना को आप आदिवासी समाज के उनके ऊपर आप दुर्भाग्यपूर्ण घटना की बात करते हो। नेमावर हो, चाहे आप नीमच में ले लो, चाहे खरगोन में ले लो, या आप बुधनी विधानसभा में ले लो, आज सबसे बड़ा किसान आंदोलन अपने हक के लिए लड़ रहा है। उसके लिए आपके वहाँ के जो मंत्री है, कैबिनेट मंत्री के लड़के, उनको गोली से भून रहे। आपकी पार्टी किस प्रकार से काम कर रही है? आप जयेश जैसे संगठन को आप इस प्रकार से बोल रहे हैं। आपको के ऊपर रहने का और खेती करने का पट्टा दिया तो कौन सी सरकार ने दिया साहब? अगर आदिवासियों के वन उपज को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम किया तो कौन सी सरकार ने किया? बताइए ना, जयेश बताए ना इस बात को। इससे आपको मेरा सीधा सा सवाल है कि आप जो जयेश को षड्यंत्रकारी संगठन बता रहे थे, आपके पास सबूत है किस प्रकार से षड्यंत्र कर रहा है जयेश? चलिए, आज आपके पार्टी को आदिवासी क्षेत्रों में झंडे उठाने के लिए युवा नहीं मिल रहे, इसलिए आपको जयेश युवा षड्यंत्रकारी नजर आने लगे। चलिए रविराज जी, विकास जी, पीड़ित हो जाता है, विकास जी तो पूरे सामाजिक वर्ग के ऊपर थोपने का प्रयास करते हैं, इसलिए आप षड्यंत्रकारी हैं। चलिए जितेंद्र जी, जिस तरह से इस पूरे इन 4 चुनावों को लेकर के, उपचुनावों को लेकर के जिस तरह से तैयारियां हो रही हैं, साफ तौर पर बीजेपी को लेकर जो बात कही जा रही है कि बीजेपी क्या कांग्रेस को कमजोर समझ रही है, या फिर बीजेपी खुद ओवर कॉन्फिडेंस में है? नहीं, देखिए अवस्थी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने सुना, आदिवासियों को लेकर के जितनी बातें की, सिर्फ कागजी बातें उन्होंने सामने रखी। आदिवासियों को जो कांग्रेस की सरकार में पट्टे दिए थे वो बेदखल कर दिया उनको। आदिवासियों को दबाया कुचलाया जा रहा है, और एक नौजवान अगर बात कर रहे हैं रवि राज, तो उसको अराजक बताया जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी की सामंतवादी सोच है। ओबीसी की बात करते हैं, लेकिन जब ओबीसी का पक्ष न्यायालय में रखने की बात आती है तो दूर हट जाते हैं। ओबीसी के मुख्यमंत्री अपने आप को कहते हैं शिवराज सिंह जी। आज अगर आदिवासी का एक नौजवान अपनी बात रख रहा है तो उसे अराजक बताया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच देखिए। भारतीय जनता पार्टी 17 सालों से सरकार में थी। 17 सालों में ऐसा कौन सा आदिवासियों के हित में इन्होंने काम किया? आदिवासियों की हालत मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा कमजोर हुई है। दाने दाने को यदि कोई तरसा है तो वो आदिवासी समाज मध्य प्रदेश में। इन्होंने तो वो चप्पलें बांटी जिससे उनके पैरों में भी रोग हो गया, ये कोई भूला नहीं है। एक घटना कह रहे हैं, कोई एकाध घटना, अरे नीमच की घटना आपके माथे पर कलंक है, बुधनी विधानसभा की घटना आपके माथे पर कलंक है, नेमावर की घटना आपके माथे पर कलंक है। आप सरकार चला रहे, दबे पिछड़े कुचले लोगों के लिए आपने क्या काम किया वो सामने रखिए। आज अगर जयेश कोई बात कह रहा है तो आप उसको अराजक बता रहे। अराजक तो वो है
जो मंदसौर में गोली कांड करती है सरकार, अराजक तो वो है जो टीकमगढ़ में किसानों को पीटती है, वो अराजक है। अराजक भारतीय जनता पार्टी का मंत्री है जो गाड़ी चढ़ा देता है किसानों के आंदोलन पर, वो आपको नहीं दिख रहा है। जयस आपको अराजक संगठन दिख रहा है जो सामाजिक क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, वो आपके टुकड़ों पे नहीं पड़ रहा है, वो ईमानदारी से अपनी बात कर रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जयस से तकलीफ हो गई। सारा का सारा समाज, ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, पिछड़ा हो, सारे के सारे लोग आज इनसे दूर खड़े हैं। ये चिंता भारतीय जनता पार्टी की है। अवस्थी जी चलिए, नहीं देखिए, बड़ा स्पष्टता से मैंने बात को कहा कि मैंने किस विषय के कारण अराजक कहा। जो एक घटना तक केंद्रित विषय है उसको ये पूरे सामाजिक वर्ग के ऊपर थोपना चाहते हैं, ये अराजक विचार है। और दूसरी चीज, जो व्यक्ति या जो संगठन जिस समाज के लिए काम करेगा, अगर उस समाज के साथ कुछ बुरा होगा तो स्वाभाविक है कि वो अपनी आवाज उठाएंगे। भोले वाली जनता को मारना आपके लिए राष्ट्रवाद है? आपकी पार्टी के भोले वाले लोगों को मार रहे हैं, गोली से भून रहे हैं, उनको गड्ढे में गाड़ रहे हैं, ये आपके लिए राष्ट्रवाद की बात है? आप किस प्रकार से बात करते हैं? आपको आप एक टीवी चैनल पर आके इस प्रकार से किसी समाज चलिए रविराज जी, विकास जी, जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सभी का जो आप यहाँ पर आए और आप लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, अपनी अपनी बात रखी। लेकिन जिस तरह से अब चुनाव जो करीब आते जा रहे हैं, चुनावों को लेकर के लगातार बयान और आरोप प्रत्यारोप बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि किसका वजूद टिका रहेगा। खास करके कांग्रेस और बीजेपी जिस तरह से दोनों तमाम मुद्दों को लेकर के बीच में उतर रहे हैं, कौन किस पर हावी हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ।